अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, IAS 37 मेनली प्रोविजंस पे होता है। प्रोविजन पे, कंटिंजेंट लाइबिलिटी पे और कंटिंजेंट एसेट्स पे। अब यार इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? देखो, मेनली ना पहले तो हमें प्रोविजन समझना है। प्रोविजन होता है बेसिकली कोई भी, अगर आपको फ्यूचर एक्सपेंस दिख रहा है जो एस्टिमेटेड है कि हो जाएगा, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसको आप अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो बेसिकली प्रोविजन इज रिकॉर्डिंग अ फ्यूचर एक्सपेंस। अब होता क्या था कि यार लोग अपना कंपनी का प्रॉफिट कम करने के लिए उल्टे सीधे फ्यूचर एक्सपेंस को बुक कर लेते थे। ठीक है, ताकि प्रॉफिट कम हो, टैक्स नहीं देना पड़े, विंडो ड्रेसिंग हो जाए। तो ये IAS 37 इसलिए बना कि ये आपको रूल्स बता सके कि अकाउंट्स में अगर आप कोई भी प्रोविजन विच इज फ्यूचर एस्टिमेटेड लॉस और फ्यूचर एस्टिमेटेड लाइबिलिटी, अगर आपको उसको रिकॉर्ड करना है तो उसके पीछे कंडीशंस क्या होनी चाहिए। कौन सी ऐसी कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए बिफोर यू कैन एक्चुअली रिकॉर्ड अ प्रोविजन। अच्छा देखो, ये की डेफिनेशंस हैं। पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड, किसी भी चीज को लाइबिलिटी होने के लिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। ऑब्लिगेशन का मतलब है आपको पैसे देने हैं, और ये लाजमी होनी चाहिए एज अ रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट। ठीक है, और लाइबिलिटी की सेटलमेंट ऐसी होती है जिसमें आपका पैसा खर्च होता है, विच इज आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। अब प्रोविजन क्या होता है, दिमाग में रखें, प्रोविजन भी लाइबिलिटी ही होती है। ठीक है, लेकिन उसकी टाइमिंग और अमाउंट के बारे में आप अनसर्टेन होते हैं। और contingent liability is a present obligation, payment is not probable or the amount cannot be measured reliably। ये जो डेफिनेशंस हैं, इससे शायद आपको बात इतनी क्लियर ना हो, लेकिन मैं आगे जाकर आपको एग्जांपल दूंगा, उससे आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि इन तीनों का डिफरेंस क्या है और इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या फर्क है। ये भी एक चीज है, इस पे बहरहाल बाद में बात करते हैं। देखो यार, आमतौर पे ना ये जो IAS है या जो प्रोविजन हम फ्यूचर एस्टिमेटेड लॉसेस बुक करते हैं, वो लीगल इश्यूज पे करते हैं। ठीक है, लीगल इश्यूज पे किस तरह होता है उसकी मैं एक केस से आपको एग्जांपल भी दूंगा। सो बेसिकली कोई भी चीज को लाइबिलिटी हो, प्रोविजन हो या कंटिंजेंट लाइबिलिटी हो, उसकी तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो जी ये है, जो तीनों में एप्लीकेबल है, कि वो पास्ट इवेंट होना जरूरी है। आप प्रोविजन लाइबिलिटी या कंटिंजेंट लाइबिलिटी सिर्फ उसी चीज को बोल सकते हैं जो चीज पहले हो चुकी है। कोई फ्यूचर इवेंट की चीज पे इनमें से कुछ भी बुक नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी हम इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन जैसे तुम लोग के दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना आए, तुम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जब रिकॉर्ड करते हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वो भी पास्ट इवेंट के बाद होता है। पास्ट इवेंट क्यों होता है? तुम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स उन ट्रेड रिसीवेबल पे बना रहे होते हो जिनको तुम क्रेडिट सेल कर चुके हो। तो पहले पास्ट में क्रेडिट सेल हुई, फिर वो रिसीवेबल बना, फिर तुमने उस पर प्रोविजन बनाया। फिर तुम लोग को एक और प्रोविजन की आदत है, विच इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, वो भी जी आप तब बनाते हैं जब आप एक नॉन करंट एसेट पास्ट में खरीद चुके होते हैं। लेकिन ये IAS थोड़ा उससे हट के केसेस पे है। अब देखो, पहले समझो, पहली तो कंडीशन तीनों चीजों के लिए है कि पास्ट इवेंट हो, फ्यूचर इवेंट ना हो। अब बाकी कंडीशंस में क्या फर्क है? किसी भी चीज को लाइबिलिटी बनने के लिए पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन कह सकते हैं, पहली तो पास्ट इवेंट है, दूसरी कंडीशन ये है कि जी आपको पता होना चाहिए कि पेमेंट कितनी करनी है। और दूसरा, आपको जो चांसेस ऑफ पेमेंट है कि यार ये पैसा मेरा मुझे देना पड़ेगा, उसके चांसेस 95 से 100% के बीच में होने चाहिए। या तो वर्ड यूज होना चाहिए सर्टेन। इस कीवर्ड का मतलब भी ये है, दैट योर सर्टेन का मतलब है कि चांसेस ऑफ पेमेंट ये है। एग्जामिनर दोनों में से कोई भी या तो परसेंटेज देगा या ये कीवर्ड देगा, जिससे तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि ओके, दीज आर माई चांसेस ऑफ पेमेंट। So for something to be a liability, first, it has to be a past event. Second, you need to know the amount that you must pay. And third, you need to know the chances of payment, which must be more than 95%. अब लाइबिलिटी का करते क्या है? अगर लाइबिलिटी होती है तो आप उसको फाइनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। और जस्ट सो दैट यू नो, लाइबिलिटी हमेशा एक्सपेंस आमतौर पे रिजल्ट होता है लाइबिलिटी का।
ठीक है, आमतौर पे, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है, आपको किसी को पैसे देने होते हैं और वो आपके आमतौर पे एक्सपेंसेस में आ जाता है इन मोस्ट केसेस। अच्छा, प्रोविजन किस केस में एक चीज को आप बोल सकते हैं? फर्स्ट, इट हैज टू बी अ पास्ट इवेंट। सेकंड, यू नीड टू एटलीस्ट बी एबल टू एस्टिमेट द अमाउंट, ठीक है, और उसके चांसेस होने चाहिए मोर देन 50%, या कीवर्ड हो प्रोबेबल, ठीक है। एंड प्रोविजन को भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। प्रोविजन की डबल एंट्री होती है, एक्सपेंस में प्लस होता है और करंट लायबिलिटी में प्रोविजन के नाम से रिकॉर्ड होता है। ये प्रोविजन की डबल एंट्री होती है, एक्सपेंस डेबिट, करंट लायबिलिटी के अंदर प्रोविजन फॉर लेट्स से लीगल केस क्रेडिट। तीसरी कैटेगरी होती है कंटिंजेंट लायबिलिटी की। कंटिंजेंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उसको सिर्फ डिस्क्लोज किया जाता है इन द नोट्स टू द अकाउंट्स। कंटिंजेंट लायबिलिटी कोई चीज कब बनती है? जब उसके चांसेस हों 50% से कम, या पॉसिबल कीवर्ड यूज हुआ हो, और इफ यू कैन नॉट मेजर द अमाउंट रिलायबली। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा ऑफ अ लीगल केस, ठीक है, बिकॉज दिस आईएएस इज यूजुअली गोना बी रिलेटेड टू लिटिगेशन एंड लीगल केसेस, ठीक है, सवाल भी आमतौर पर उसी पे आता है। उससे आपको ये चीज काफी क्लियर हो जाएगी कि ये जो मैं चांसेस की बात कर रहा हूँ और अमाउंट की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है एक्चुअली। अच्छा देखो, यू नीड टू नो वन मोर थिंग। अगर किसी चीज को प्रोविजन बनना है या लाइबिलिटी बनना है, तो उसकी तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पास्ट इवेंट, अमाउंट पता हो, और चांसेस, लेट्स से अगर मैं प्रोविजन की बात करता हूं तो 50% से ज्यादा हो। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से एक ऐसा लीगल केस हो गया जिसमें आपके हारने के चांसेस 50% से ज्यादा हैं, लेकिन आपको अमाउंट नहीं पता। तो क्योंकि प्रोविजन की एक कंडीशन भी मीट नहीं हो रही दोनों में से, तो अगेन ये चले जाएगी फिर कंटिंजेंट लायबिलिटी की कैटेगरी में। सही है। सो प्रोविजन होने के लिए पास्ट इवेंट तो खैर होना ही चाहिए, लेकिन अमाउंट भी एस्टिमेट कर सको और चांसेस भी 50% से ज्यादा हो। इन दोनों में से कोई एक चीज भी फुलफिल नहीं हो रही तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी की कैटेगरी में गिर जाएगा। अब जरा बात करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं व्हिच विल होपफुली क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ले 2012 या 13 की बात है, मैं आपको एक रियल लाइफ केस बता रहा हूँ। तब तक उस जमाने में ना फिंगर टच नया नया आया था। मुझे नहीं, हम फिंगर टच से फोन खोलते थे। वो सबसे पहले सैमसंग ने टेक्नोलॉजी डिस्कवर की थी, और केस ये हुआ था कि सैमसंग ने डिस्कवर की, सैमसंग का पेटेंट था एंड सैमसंग हैड द राइट टू यूज इट। एप्पल ने वो टेक्नोलॉजी कॉपी कर ली और अपने फोन्स में भी उसने फिंगर टच दे दिया, हालांकि उसको अलाउड नहीं था। सैमसंग ने एप्पल पे केस करा। अब हुआ क्या होगा? लेट्स से जी हम एप्पल के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं। 1 जनवरी 2012 को लेट्स से एप्पल को पता चलता है कि हम पे केस हुआ है, ठीक है। इस सिनारियो में बंदा पहले सबसे पहले क्या करता है, वो अपने लॉयर को फोन करता है, लॉयर को बोलता है जी मुझे नोटिस आया है केस का, सैमसंग ने मुझ पे केस किया है और सैमसंग ने मुझे सू किया है फॉर $10 million। हाँ जी, हम क्या करें? तो आपका लॉयर आपको बताता है जी कोई मसला नहीं है, सैमसंग ने बिल्कुल गलत केस किया है, और जी 0% चांस है कि हम हारें। 0% चांस है कि हम हारें ये केस। 0% चांस ऑफ लूजिंग। अब मेरा आपसे सवाल है कि यार अगर इस पॉइंट पे, इस डेट पे आपका ईयर एंड होता, तो एप्पल इस सिनारियो को, इस लीगल केस को किस तरह रिकॉर्ड करता अपने पास? अब आप दो तीन चीजें देखते हैं। पहले पास्ट इवेंट है, बिल्कुल है, केस हो चुका है, तो पास्ट इवेंट वाली कंडीशन तो मीट हो रही है। दूसरा, अमाउंट पता है, जी पता है। तीसरा, मैं देखा भाई चांसेस ऑफ पेमेंट क्या है, चांसेस ऑफ पेमेंट है 0%, कोई चांस नहीं कि हम हार जाएं। सही है।
तो जब तक 0 से 5% चांस होता है ना, तब तक कोई चांस नहीं होता कि हम हार जाएं। इस सिनारियो में, इस डेट को अगर हमारा ईयर एंड होता ना, तो हम नो एक्शन लेते, हम कुछ भी नहीं करते। अब केस है, चलेगा। 28 फरवरी को हमारी कोर्ट में पहली हेयरिंग होती है। पहली हेयरिंग हुई, जाहिर है सैमसंग ने अपना केस प्रेजेंट किया, एप्पल के लॉयर ने अपनी बात करी। हेयरिंग के बाद लॉयर को समझ आ गया जी हमारा केस वीक है, लेकिन लॉयर ऑब्वियसली उम्मीद देते हैं। लॉयर ने कहा यार सैमसंग वालों की बात में वो है, लेकिन आपने इतना अच्छा वकील हायर किया, हम लोग हारे हैं, उसका चांस जो है ना, लूजिंग चांस, मुझे लगता है 30-70 है, 30% चांस है कि हम हार जाए। ठीक है, और हमें $10 मिलियन पे करने पड़े। तो अगर आपका ईयर एंड 28 फरवरी को होता और इस दिन आपको इस ट्रांजैक्शन को देखना होता कि इसको किस तरह रिकॉर्ड किया जाए या इस ट्रांजैक्शन का क्या करें, ये जो हम केस हारने वाले हैं। अब आप देखें, पास्ट इवेंट है ऑब्वियसली, $10 मिलियन अमाउंट भी पता है, वेरी गुड। अब चांसेस कितने हैं? 30%। तो जी एक दफा रिफ्लेक्ट करें कि जब आपके चांसेस 50% से कम होते हैं, तो ये चीज किस कैटेगरी में आती है? कंटिंजेंट लायबिलिटी की कैटेगरी में आती है। तो आपको इस इवेंट का करना क्या चाहिए था? आपको इसको डिस्क्लोज करना चाहिए था नोट्स टू दी अकाउंट्स। तो अगर ये आपका ईयर एंड होता 28 फेब को, तो आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती कि आप अपने फाइनल अकाउंट्स के साथ, इसको कहीं रिकॉर्ड तो नहीं करते, लेकिन इसको जो नोट्स देते हैं फाइनल अकाउंट्स में, उसमें आप डिस्क्लोज करते और आप बोलते जी हम पे हो गया है केस और $10 मिलियन का फाइन है, और हमारे हिसाब से ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब है जो भी ये पढ़ेगा और उसको थोड़ी बहुत फाइनेंशियल नॉलेज है, उसको पता होगा कि यार ठीक है अभी केस हारे हम, उसके चांसेस 50% से कम है, मतलब अभी चीजें हमारी फेवर में है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी जो होती है उसको सिर्फ डिस्क्लोज किया जाता है नोट्स में, बताया जाता है, रिकॉर्ड नहीं किया जाता। एक्सपेंस लायबिलिटी कुछ भी बुक नहीं की जाती। चलें जी, लेट्स से केस आगे बढ़ा। अब 10 अप्रैल को नेक्स्ट हेयरिंग होती है। सेकेंड हेयरिंग में सैमसंग आता है और अपना पेटेंट दिखा देता है कि जी ये हमारा पेटेंट था और इनने कॉपी कर लिया है। इस दफा हमारा लॉयर हमारा हमें बताता है कि जी अब हमारे लूजिंग चांसेस जो है ना सर, वो 70% पे चले गए हैं। सही है। अगर 10 अप्रैल को मैं आपसे पूछता कि इस ट्रांजैक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करें, ठीक है, और 10 अप्रैल को आपका ईयर एंड होता, तो जी अब क्योंकि चांसेस 50% से बढ़ गए हैं, सो यही इवेंट अब प्रोविजन की कैटेगरी में आ गया है। 50% से ज्यादा चांस है, मतलब प्रोविजन है। प्रोविजन को आपको रिकॉर्ड करना पड़ता। तो आप ये क्योंकि फ्यूचर एस्टिमेटेड लॉस है कि आपको लग रहा है जैसे ही केस हारोगे पैसे देने पड़ेंगे, और ये पास्ट इवेंट की वजह से हुआ है क्योंकि आपने वो कॉपी किया, फिंगर टच वाली चीज। तो ये तीनों कैटेगरी मैच कर रहा है, अमाउंट भी पता है 10 मिलियन, चांसेस भी 50% से ज्यादा हैं, और जी पास्ट इवेंट भी है। तब उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं? आप डेबिट करते जी एक्सपेंस में 10 मिलियन, और एक्सपेंस आप बुक करते विद द नेम ऑफ प्रोविजन फॉर लीगल केस या प्रोविजन फॉर लीगल पेनल्टी, और क्रेडिट आप करते प्रोविजन फॉर लीगल केस। ठीक है, ये एक्सपेंसेस में जाता और दूसरा ये करंट लायबिलिटी में रिकॉर्ड होता, एसओएफपी। सो प्रोविजंस को हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम सब डिस्क्लोज करते हैं। अब जरा इसको वाइंड अप करते हैं केस को। लेट्स से लास्ट हेयरिंग होती है हमारी 30 जून को। अगर 30 जून को ईयर एंड होता और हमें 30 जून को ये इवेंट देखना होता, और लेट्स से 30 जून को हमें पता चल गया है कि भाई हम केस हार गए हैं, अब कोई सीन नहीं है, अब पैसे देने हैं, तो अगर 30 जून को हमें ये चीज रिकॉर्ड करनी होती, क्योंकि चांसेस ऑफ पेमेंट 100% है, अमाउंट भी आपको पता है, तो इसको आप रिकॉर्ड करते या रिकग्नाइज करते एज अ लाइबिलिटी। ठीक है, देखो प्रोविजन भी लाइबिलिटी होती है, लेकिन
प्रोविजन में ऐसा होता है कि यार शायद बच जाए, क्योंकि चांसेस ऑफ पेमेंट सर्टन नहीं होते, लेकिन चूंकि हम प्रूडेंस चल रहे होते हैं, तो क्योंकि जब भी 50% से चांसेस ऊपर बढ़ते हैं हम उसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं कि यार ठीक है, फ्यूचर एस्टिमेटेड एक्सपेंस को, लॉस को अभी रिकॉर्ड कर लो, ताकि प्रॉफिट ओवरस्टेट ना हो या एसेट ओवरस्टेट ना हो। लेकिन जहां चांसेस 100% हो गए, तो उसको आप बोलते हो हाँ यार ये लाइबिलिटी ही है, इसके साथ प्रोविजन का नाम नहीं लगता। इसकी डबल एंट्री और उसकी डबल एंट्री में कोई खास फर्क नहीं है। इसकी डबल एंट्री होती, सेम ही होती, बस फर्क क्या होता, आप एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते लीगल पेनल्टी, ठीक है, 10 मिलियन, और करंट लायबिलिटी में रिकॉर्ड करते लीगल पेनल्टी, ठीक है। सेम चीज आ रही है, बस फर्क क्या था, इधर प्रोविजन का वर्ड लगा हुआ, प्रोविजन फॉर लीगल पेनल्टी या प्रोविजन फॉर लीगल केस। इसमें प्रोविजन का वर्ड हट गया है, ट्रीटमेंट सेम है। इसको भी एक्सपेंस डेबिट होता है, करंट लायबिलिटी क्रेडिट होती है। इसमें भी एक्सपेंस डेबिट होता है, करंट लायबिलिटी क्रेडिट होती है। लेकिन जहाँ प्रोविजन का वर्ड लिखा होता है, तो अगर कोई एसओएफपी पढ़ रहा होता है, जिसको अकाउंटिंग या फाइनेंशियल नॉलेज होती है, उसको पता होता है कि ठीक है, शायद कुछ हो जाए और हमें ये पैसे ना देने पड़े, क्योंकि अभी चांसेस हारने के 100% नहीं है। जहाँ लाइबिलिटी का वर्ड आ जाता है, प्रोविजन का वर्ड हट जाता है, आपको पता होता है कि जी केस हार गए, कोई सीन नहीं है कि अब हम बचे, ठीक है। दिस इज व्हाट प्रोविजन एंड ऑल दैट इज अबाउट। आई होप इस एग्जाम्पल के बाद आपको थोड़ा बेहतर ये समझ आया। अब यार मैं आपको और एग्जाम्पल्स कराता हूँ, ठीक है। और इन सारी एग्जाम्पल्स में आपने आइडेंटिफाई करना है कि जी अभी जो सिनारियो चल रहा है, इसमें हमें किस तरह इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। क्या ये प्रोविजन होगा, क्या ये लाइबिलिटी होगी, या ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी होगी। अब जैसे इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारा ईयर चल रहा है 2018। पहली एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, या पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, डायरेक्टर्स ने बजट किया है कि $25,000 खर्च होगा एडवर्टाइजिंग पे 2019 में, और इस खर्चे का इनने प्रोविजन रिकॉर्ड कर दिया। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, इनने प्रोविजन रिकॉर्ड कर दी है और इनको लग रहा है 2019 में खर्चा होगा। आपको बताना है सही ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए थी। सही ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी कि आपको इस पे प्रोविजन रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। आप इस पे प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। रीजन क्या है, अभी ईयर है 2018, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 2019 में आप एडवर्टाइजिंग पे पैसे खर्च करोगे, सो दैट इज अ फ्यूचर इवेंट। फॉर इट टू बी एनीथिंग, बी इट अ लायबिलिटी, प्रोविजन और अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज पास्ट इवेंट होना जरूरी है। कोई भी फ्यूचर इवेंट का कुछ बुक नहीं या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। तो इसमें तो आपको कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था। 2019 की चीज है, 2019 में आप रिकॉर्ड कीजिएगा, 2018 में इसको रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, रे कंपनी हैज पब्लिश अ एनवायरमेंटल पॉलिसी। In this, RECO explains that they always replant trees to counterbalance the environmental damage created by their operations. ठीक है, इनकी एक एनवायरमेंटल पॉलिसी है कि भाई जहां भी ये कोई साइट लेते हैं, वहां पे शायद ये एनवायरमेंट को डैमेज करते हैं, तो उसको रिप्लेस करने के लिए कहीं और दरख्त लगाते हैं। इसकी कंसिस्टेंट हिस्ट्री है ऑफ ऑनरिंग दिस पॉलिसी। ओके, कंसिस्टेंट हिस्ट्री ऑफ ऑनरिंग दिस पॉलिसी का मतलब है कि जी आपकी कंपनी को ये खर्चा करे उसके चांसेस हैं, 50% से ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये पास्ट में ऐसा करती रही है। ड्यूरिंग 2008, रेको ओपन अ न्यू फैक्ट्री लीडिंग टू सम एनवायरमेंटल डैमेज। रेको एस्टिमेट दैट द डैमेज विल कॉस्ट 400,000 टू रीस्टोर। इस पॉइंट पे आपको इस एस्टिमेटेड रीप्लांटेशन ऑफ ट्रीज की जो 4 लाख का खर्चा है, उसका क्या करना चाहिए। हाउ शुड यू रिकॉर्ड दिस, आई टेल यू। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अमाउंट एस्टिमेट की है, एक कीवर्ड ये है। दूसरा, आपकी कंसिस्टेंट ये काम करते आ रहे हो, तो कम से कम इसके जो चांसेस हैं कि आप ये करोगे, चांसेस ऑफ पेमेंट, क्योंकि पैसा लगेगा इसमें, वो 50% से ज्यादा है। और आपने क्योंकि अमाउंट एस्टिमेट की है, ठीक है, तो अमाउंट एस्टिमेट जब आप करते हो तो उसमें भी प्रोविजन रिकॉर्ड होता है। अगर आपको कोई चीज को लायबिलिटी के नाम से रिकॉर्ड करना है, तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता होनी चाहिए, एस्टिमेशन से काम नहीं चलता, ठीक है जी। तो चांसेस ऑफ पेमेंट 50% से ज्यादा हैं, एस्टिमेट किया हुआ है आपने, तो आप इसको एज अ प्रोविजन रिकॉर्ड करोगे। तो ये रेको वाले क्या करते, ये इनकम स्टेटमेंट में अपने एक्सपेंसेस में
4 लाख का एक्सपेंस डालते विद द नेम ऑफ प्रोविजन फॉर एनवायरमेंटल डैमेज। फिर एसओएफपी में जी करंट लायबिलिटी में ये रिकॉर्ड करते प्रोविजन फॉर एनवायरमेंटल डैमेज 4 लाख। ये इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी। एक और एग्जांपल देखते हैं। रेको वुड हैव टू प्रोवाइड फॉर अ पोटेंशियल लीगल केस। चलिए जी एक केस स्टार्ट हो गया है। पोटेंशियल लीगल केस का मतलब है अभी तक केस हुआ नहीं है। पोटेंशियल लीगल केस का मतलब है केस हो सकता है। Arising from an employee who was injured at work in 2008 due to faulty equipment. This is because the event arose in 2008 which could lead to an obligation. इसका मतलब है ये आपसे पूछ रहा है कि जी हमारे पास एक बंदा काम करता था, वो इक्विपमेंट खराब था, उस वजह से वो इंजर हो गया है और पॉसिबिलिटी है कि वो हम पे केस कर दे। हमें अब क्या करना चाहिए बताए। तो भाई इस सिनारियो में चूंकि अभी तक केस हुआ ही नहीं है तो ये पास्ट इवेंट ही नहीं है। क्योंकि ये पास्ट इवेंट ही नहीं है तो अभी फिलहाल हमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। इसको प्रोविजन लायबिलिटी कंटिंजेंट लायबिलिटी कुछ भी नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट अ पास्ट इवेंट। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सो वी शुड डू नथिंग राइट नाउ। ओके, second part. Draco has received legal advice that the most likely outcome of the court case from the employee is that they will lose the case and have to pay $10 million. Okay. अब क्या हुआ है जी? अब क्या कहते हैं, कोर्ट केस हो गया है और हमारे हारने के चांसेस कितने हैं? 80% चांस है कि हम हार जाएं। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? एक, हमें अमाउंट पता है, दूसरा चांसेस हैं 80% हारने के। अब 80% चांस और अमाउंट पता होने पे रिकॉर्ड होता है प्रोविजन। तो रेको वाले जो हैं वो अपनी इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में क्या कहेंगे इसको, लीगल पेनल्टी के नाम से रिकॉर्ड करते एक्सपेंस या प्रोविजन फॉर लीगल पेनल्टी, सॉरी, बिकॉज अभी हम इसको एज अ प्रोविजन मान रहे हैं, 10 मिलियन। और जी एसओएफपी में करंट लायबिलिटी में आप रिकॉर्ड करते प्रोविजन फॉर लीगल पेनल्टी 10 मिलियन। इस सिनारियो में आपको उसको ऐसे रिकॉर्ड करना चाहिए था। ओके, लेट्स रीड फर्दर। अच्छा, रेको की जो कंपनी है वो ना 1 साल की वारंटी देती है विद ऑल गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। पास्ट एक्सपीरियंस शो दैट रेको नीड्स टू डू नो रिपेयर्स ऑन 85% ऑफ द गुड्स। जाहिर है ये बहुत साल से काम करती हुई आ रही है और आप वारंटी देते हो तो कुछ चीजें तो वापस आती हैं। इनका पुराना एक्सपीरियंस ये है कि 85% ऑफ द गुड्स सही होते हैं और वापस नहीं आते। इसका मतलब है मसला 15% में होता है। आगे लिखा हुआ है हाउ एवर द रिमेनिंग 15% नीड माइनर रिपेयर्स। ओके, रेको का जो मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर है ही हैज कैलकुलेटेड इफ माइनर रिपेयर्स वर नीडेड ऑन ऑल गुड्स इट वुड कॉस्ट 1 लाख। तो अगर सब गुड्स वापस आते तो 1 लाख का खर्चा होता। हमारे एस्टिमेशन के हिसाब से 15% वापस आते हैं तो हमारा खर्चा होना चाहिए 15,000 का। ठीक है, हम अमाउंट एस्टिमेट कर रहे हैं। अब पहला सवाल, क्या पास्ट इवेंट है? बिल्कुल है, क्योंकि गुड्स मैं बेच चुका हूं, जिन पे वारंटी भी दे चुका हूं, पास्ट इवेंट तो है। दूसरा, क्या हम अमाउंट एस्टिमेट कर सकते हैं? बिल्कुल, पास्ट रिकॉर्ड से हमने अमाउंट एस्टिमेट करी है कि 15,000 का खर्चा आएगा, क्योंकि 15% जी ऑन एवरेज चीजें वापस आती हैं। तीसरी बात, चांसेस ऑफ पेमेंट क्या है? चांसेस ऑफ पेमेंट ऑब्वियसली 100% या 95% तो नहीं है। शायद इस दफा कुछ हो जाए, 10% चांस है, 15% चांस है, 20% चांस है कि चीजें वापस ना आए। तो एक चीज तो मुझे पता है कि जी चांसेस हैं 50% से ज्यादा, ठीक है, और 15,000 का मेरा खर्चा होगा, ये मेरी एस्टिमेशन है, बिकॉज 15% चीजें वापस आएंगी। तो इसको मुझे एज अ प्रोविजन बुक करना चाहिए, बिकॉज 50% से ज्यादा चांस है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पास्ट में ऐसा होता रहा है। तो 50% से कम चांस तो है नहीं कि मैं कंटिजेंट लायबिलिटी में डिस्क्लोज करूँ उसको नोट्स टू दी अकाउंट्स में। 50% से ज्यादा चांस है प्रोविजन बनाएंगे। लायबिलिटी क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि 100% चांस नहीं है कि वापस आ जाए। तो इसमें भी हम प्रोविजन के नाम से एक्सपेंस में डालते $15,000 और करंट लायबिलिटी में डालते $15,000। इसका नाम होता है प्रोविजन फॉर वारंटी। ओके, नाउ एक छोटा सा और इसमें चीज है जो समझानी है। तो आप ये सोचें, इसी केस में सैमसंग एप्पल वाले में अगर आप सैमसंग होते तो क्या होता? देखें, अगर आप सैमसंग होते तो आपको पैसे देने नहीं होते,
आपको इस केस से पैसे मिलते। ठीक है, तो ये आईएएस इस पे भी बात करता है कि कोई चीज एसेट कब बनती है और कंटिंजेंट एसेट कब बनती है। व्हेन यू आर ऑन द रिसीविंग एंड इन अ लीगल बैटल, जब आपको पैसे मिलने वाले होते हैं, आपने किसी को सू किया होता है, तो दो ही कैटेगरीज हैं। इसको जरा मैं एडिट कर दूं। रिकॉर्डेड, डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स। ये दो कैटेगरी क्या है कि जब आपको पता चल जाए कि आपके केस जीतने के चांसेस 95 से 100% हैं और आपको अमाउंट पता हो, तो इसको एज अ एसेट रिकॉर्ड कर देते हैं आप। ठीक है, और एसेट रिकॉर्ड करने का मतलब है कि लेट्स से जब बिल्कुल एंड वाला सिनारियो हुआ, जब एप्पल वाले केस हार गए और सैमसंग वाले केस जीत गए, तो इस सिनारियो में एप्पल के लिए तो ये लाइबिलिटी थी, लेकिन सैमसंग के लिए ये चीज एसेट थी। तो इस टाइम पे जाके जब जीतने के चांसेस 100% हो जाते, तो सैमसंग इसको एज अ एसेट कैसे रिकॉर्ड करता? वो करंट एसेट में रिकॉर्ड करता रिसीवेबल फ्रॉम एप्पल, कि भाई एप्पल से $10 मिलियन आने हैं। ठीक है, और इनकम्स में रिकॉर्ड करता $10 मिलियन पेनल्टी चार्ज्ड टू एप्पल, कि जी ये मेरी इनकम है, एप्पल को पेनल्टी चार्ज हुई, तो सैमसंग उसको एज अ एसेट रिकॉर्ड करता। दूसरा इसमें कैटेगरी होती है जब आप पैसे रिसीव कर रहे होते हो, कि जब चांसेस ऑफ इनफ्लो, जीतने के चांसेस 50% से जब ज्यादा हो, या प्रोबेबल का वर्ड यूज हो, और आप अमाउंट को एस्टिमेट भी कर सकें, तब जाके आप उसको एज अ कंटिंजेंट एसेट रिकग्नाइज करते हैं। और कंटिंजेंट एसेट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सिर्फ डिस्क्लोज किया जाता है इन द नोट्स। ठीक है, तो वो एक चीज देखो, जो पैसे देने होते थे ना, तो तीन कैटेगरीज होती थी, लाइबिलिटी, प्रोविजन, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। जब पैसे रिसीव करने होते हैं ना, सिर्फ दो कैटेगरीज होती हैं। 100% चांस है पैसा आ रहा है, तो चलो ठीक है, एसेट है, इनकम है। 50% से ऊपर के चांस पे, जिसपे सामने वाला प्रोविजन रिकॉर्ड कर देता है, हम क्योंकि प्रूडेंट चल रहे होते हैं और इनकम को जब तक रियलाइज ना हो तब तक रिकॉर्ड नहीं करते, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को देखते हुए इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जब सामने वाला प्रोविजन बांध भी ले और हम रिसीविंग एंड पे हैं, तो हम फिर भी इसको सिर्फ कंटिंजेंट एसेट रिकग्नाइज करके डिस्क्लोज कर देते हैं नोट्स में कि जी हमने केस किया है और हो सकता है हम जीत जाएं, और इतनी अमाउंट आएगी अगर हम जीत गए। तो इसमें सिर्फ दो कैटेगरीज हैं। सही है, जैसे मैं इसकी एक और एग्जांपल आपको देता हूँ और यहाँ पे भी समझा देता हूँ। अगर अब हम सैमसंग होते, 0% चांस होता विनिंग का, हम कुछ भी नहीं करते, नो एक्शन होता। ठीक है, अब इस केस को हम फॉलो करते हैं सैमसंग की नजर से। फर्स्ट हेयरिंग पे उसका 30% हारने का चांस है, हमारा विनिंग चांस है 30%। अगेन हम कुछ भी नहीं करते, नो एक्शन। फिर सेकंड हेयरिंग पे उसका हारने का चांस 70% है, तो हमारा जीतने का 70% चांस है जी। अब हम बोलते हैं कि ठीक है यार, ये अब मेरा कंटिंजेंट एसेट हो गया है। कंटिंजेंट एसेट को भी आप रिकॉर्ड नहीं करते, आप इसको सिर्फ नोट्स में बता देते हो, डिस्क्लोज कर देते हो कि जी हमने केस करा है और शायद हम $10 मिलियन जीत जाएं। जब फुल 100% चांस हो जाता है कि आप जीत जाते हो, तब जाके आप इसको एज अ एसेट रिकॉर्ड करते हो और इनकम में डालते हो। आई होप इट्स क्लियर। एक लास्ट एग्जांपल, रेको लीगल Reko's legal advisors continue to believe that it is likely that Reko will lose the court case against the employee and have to pay out $10 million। चलो ये बात तो चल ही रही है कि हमें लग रहा है हम केस हार जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब रेको ने क्या किया? However, it has come to the light that Reco may have a counter claim against the manufacturer of the machinery। रेको ने मशीन वाले पे केस कर दिया कि भाई तुम्हारी मशीन खराब हुई, उस वजह से मेरा बंदा इंजर हुआ और मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं, तो क्योंकि तुम्हारी मशीन खराब थी, तुम मुझे पैसे दो। हमने मशीन वाले पे केस करा है, अब हमने केस करा है, रेको ने केस करा है, इसका मतलब है अब हम रिसीविंग एंड पे पैसा आना है। इसमें एसेट या कंटिंजेंट एसेट वाली कहानी है जी। ठीक है, अब हमें पैसा मिल रहा है। लीगल एडवाइजर कह रहे हैं 80% चांस है कि हम जीत जाएं और $8 मिलियन आ जाए। तो 80% चांस है जीतने का, 50% से ऊपर का चांस है।
तो इसमें हम सिर्फ कंटिंजेंट एसेट के तौर पे इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ कंटिंजेंट एसेट, इसको हम डिस्क्लोज करते अपने नोट्स टू दी अकाउंट्स में, जिसमें हम बताते नेचर ऑफ द इवेंट। नेचर ऑफ द इवेंट क्या होता है कि जी हमने केस करा है एक मैन्युफैक्चरर पे जो मशीन बनाता है, और हम फाइनेंशियल इम्पैक्ट बताते। और जी फाइनेंशियल इम्पैक्ट ये है कि हम अगर केस जीत गए तो हमें $8 मिलियन मिलेंगे। तो जब भी आप कोई नोट लिखते हैं उसमें आप ये दो चीजें बताते हैं कि इवेंट क्या है और उससे फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या हो। सो आई होप अब ये जो मैं आपसे बातें कर रहा था आपको इन तीन चीजों का डिफरेंस समझ आ गया कि किस सिनारियो में आप एक इवेंट को एज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी रिकग्नाइज करेंगे, कब उसको आप प्रोविजन में तब्दील कर देंगे और कब आप उसको लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। Now these are key definitions. Take a screenshot right now if you have not copied this. Take a screenshot of this as well. And this. And this. बाकी जो questions अगर आपको वो copy करने हैं तो that you can pause during that the video. And I did my best to make it clear to you guys. I hope ये clear है। खुदा हाफिज।